फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हमारी क्लास में हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या कहलाता है? ए मौखिक, बी लिखित, सी भाषा और डी लिपि। तो देखिए, भावों और विचारों के आदान प्रदान का जो साधन होता है वो हमारे क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होती है हमारी मौखिक भाषा और दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। और देखिए, तीसरी एक और होती है सांकेतिक, लेकिन उसको हिंदी में काउंट नहीं किया गया है क्योंकि उसमें संकेतों के माध्यम से भाषा का आदान प्रदान किया जाता है। मौखिक भाषा में बोल करके और सुनकर या समझकर भाषा का आदान प्रदान किया जाता है और लिखित भाषा में लिख करके दूसरे को समझाया जाता है और पढ़ करके ग्रहण किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? ए राजभाषा, बी मातृभाषा, सी राष्ट्रभाषा और डी क्षेत्रीय भाषा। तो देखिए, सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी क्या है? एक राजभाषा है। कौन से आर्टिकल के तहत? 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी को सहराज भाषा का दर्जा दिया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 343 सेकंड के तहत। और अंग्रेजी को 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मातृभाषा किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जो हमारे परिवार में बोली जाती है और जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवारजनों के संपर्क में रहकर जिस भाषा को वो ग्रहण करता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे संपूर्ण देश में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है और उसी भाषा को वो सरकारी कामकाज के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, तो वो होती है राष्ट्रभाषा। और क्षेत्रीय भाषा एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है वो कौन करवाता है? ए शब्द, बी व्याकरण, सी राष्ट्रभाषा, डी बोली। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। व्याकरण से हमें उसके नियमों का, उसके उदाहरणों का, इन सभी का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा जो दिवस है ये ए 14 अक्टूबर, बी 14 नवंबर, सी 14 दिसंबर और डी 14 सितंबर। तो हिंदी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला को और किस नाम से जाना जाता है? ए वर्णमाला, वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? ए वर्णमाला, ये मिसप्रिंट हो गया है, सी टाइप हो गया है, बी है ये। तो बी स्वर, सी अक्षर, डी व्यंजन। तो वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हमारी जो लिपि है गुरुमुखी, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यंजनों के सहयोग से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? ए संयुक्त व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी द्वित्व व्यंजन और डी ऊष्म व्यंजन। तो दो व्यंजनों के सहयोग से जो बने व्यंजन होते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और जो द्वित्व व्यंजन होते हैं इसमें क्या होता है? एक व्यंजन पुनः रिपीट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली में जो ला वर्ण है ये इसकी पुनरावृत्ति हुई है। जैसे कि
उज्ज्वल। जैसे कि उज्ज्वल। तो देखिए जावर्ण की जो पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ए ह्रस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुत स्वर और डी स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और प्लुत स्वर कौन सा होता है? ऐसे करके जो ओम का साइन होता है, ओम बोलते हैं ना, ओम। तो देखिए ये ओम में जो ओम ये बीच में आता है, ये क्या होता है? प्लुत स्वर होता है, जिसमें कि 3 गुना समय लगता है। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की भांति होता है? ए हावर्ण, बी रावण, सी सावर्ण और डी घावर्ण। तो देखिए विसर्ग का जो उच्चारण है वो हावर्ण की भांति होता है। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो आवर्ण, कवर्ग, विसर्ग और है, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, य र ल ब व्यंजन कैसे होते हैं? क्या कहलाते हैं ये व्यंजन? तो इन व्यंजनों को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, श और है। संयुक्त वर्ण क्षेत्र, ज्ञ और श्रय। क्षेत्र, ज्ञ और श्रय, क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं। छ क और स के संयोग से, त्र ता और रा के संयोग से, ग ज और य के संयोग से, और श्रय सा और रा के संयोग से बनता है। वहीं बात करें द्वित्व व्यंजन की या द्वित्व वर्ण की, तो एक व्यंजन वर्ण की पुनः पुनरावृत्ति होती है, उसको द्वित्व वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 वर्णों के परस्पर मेल से हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देखिए जब वर्णों में परस्पर परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रीस शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो ग्रीस का क्या हो जाएगा? गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, गिर प्लस ईस या गिर प्लस इस। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? गिरी प्लस ईस। नेक्स्ट देखते हैं, राम आयन का उचित संधि युक्त शब्द क्या है? तो देखिए ए रामयन, बी रामयन, सी रामायण और डी रामायण। तो देखिए रामायण का उचित संधि शब्द क्या होगा? रामायण। अगला देखिए, मने हरे शब्दों के योग से बना शब्द क्या बनेगा? तो देखिए मनह और हरे, यहाँ संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। और शब्द क्या बनेगा? मनोहर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार या संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है इसको हम समास कहते हैं। अगला देखते हैं, समस्त पदों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समस्त पदों को अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है? तो जो द्विगु समास होता है, ये मिसप्रिंट हो गया है, द्विगु अच्छे से नहीं लिखा है। जो द्विगु समास होता है इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। द्वंद्व की बात करें इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
माता पिता। कर्मधारय का कौन सा होता है? जिस समास में प्रथम पद विशेषण विशेष से जहाँ कहीं विशेषता की बात की जा रही है, जैसे कि नीलकंठ, नीलांबर, नील गगन, नीला है गगन, मृगनयनी, अगर कहीं विशेषता की बात की जा रही है तो कर्मधारय हो जाएगा। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है, जैसे कि यथासंभव, जैसे कि प्रतिगमन, जहाँ उपसर्ग लगा हो या अव्यय पद हो प्रथम पद, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट देखिए, अव्यय शब्द किस समास की पहचान होती है? तो अव्यय शब्द हमने आपको अभी बताया था, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद या तो अव्यय होगा या कोई उपसर्ग लगा हुआ होगा, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन है? तो जहाँ प्रथम पद अव्यय या प्रथम पद उपसर्ग होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। कर्म तत्पुरुष, जहाँ तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है और को शब्द का लोप होगा, जहाँ को शब्द का लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है, और तत्पुरुष समास, जिस समास में विभक्तियों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा जो विभक्तियां होती हैं इनका लोप होता है, से या के द्वारा, यानी साधन के रूप में। बच्चे विद्यालय बस से विद्यालय जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिष्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, ये जो गुरु शिष्य शब्द हैं ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। गुरु और शिष्य, बीच में योजक चिन्ह लगा हो नहीं लगा हो, तो जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। दिन रात, गुरु शिष्य, माता पिता। दिगु में प्रथम पद संख्यावाची, तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप, कर्मधारय में विशेषता की बात की जाती है। अगला देखिए, किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो शब्द के प्रारंभ में हमेशा उपसर्ग लगते हैं, और वहीं हम बात करें शब्द किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से अगर हम सार्थक शब्द जो होते हैं वो दो वर्ण होते हैं, इनके परस्पर मेल होता है, उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। शब्दांश जहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति, उसके नियमों का वर्णन किया जाता है वहाँ पर शब्दांश होता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो शब्द के अंत में हमेशा प्रत्यय जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, वाक्यांश, पूरा सेंटेंस जो होता है वो एक वाक्यांश होता है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम किसके नाम से जानते हैं? संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक एक होती है, द्रव्यवाचक एक होती है, समूहवाचक। इस प्रकार से 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखिए, पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं इनको हम लिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग जो कि मेल को डेडिकेट करता है, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग जो कि फीमेल को डेडिकेट करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिए, एक या अनेक का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो वचन कहलाते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन।
आगे देखिए, कारक चिन्हों को और किस नाम से जाना जाता है? तो कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से जाना जाता है। इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है, लेकिन परसर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमेशा सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन ने सुंदर चित्र बनाया है। वाक्य में विशेषण क्या है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब अमन क्या हो गया? संज्ञा हो गई है। किसकी विशेषता बता रहा है? चित्र की विशेषता बता रहा है कि क्या है, कि वो सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? सुंदर। आगे देखते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है, एक कार्यकाल भी वर्तमान काल सी भूतकाल डी काल। तो जिससे कार्य के होने का बोध होता है उसको हम काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में बा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो बा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ, बकारस्य दंतोष्ठम। नेक्स्ट देखिए, रसशास्त्र के जनक कौन है? तो जो रसशास्त्र हैं उसके जनक हैं आचार्य भरत मुनि, और इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हिंदी में रस कितने होते हैं? तो 9 रस होते हैं। और सूरदास जी या तुलसीदास जी के अकॉर्डिंग कितने रस होते हैं? 11 रस होते हैं। 9वां रस कौन सा होता है? शांत रस होता है। अगर हम बात करें महर्षि पिंगल, तो छंद शास्त्र के जनक हैं। किसके? छंद शास्त्र के जनक कौन है? महर्षि पिंगल हैं। और आचार्य भामा ये किसके हैं? अलंकार। अगर हम बात करें कौटिल्य, तो कौटिल्य की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।